नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हब में। आज हम 2023 भौतिक विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर हल करेंगे, जिसमें आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा को टारगेट करते हुए बनाए जाते हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए हम कुछ बहुविकल्पीय आज हल करते हैं और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है आपका कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर: पराबैंगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है वो गामा तरंग की होती है। किसकी होती है? गामा तरंगों की। गामा तरंगों के बाद जो होता है वो होता है यक्स तरंगे, जिसको हम यक्स रे भी कहते हैं, ठीक है। और यक्स रे के बाद आता है पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगे। चौथे नंबर पर होता है दृश्य तरंगे, और उसके बाद आता है अवरक्त तरंगे। इसी तरह 5वें नंबर पर जो है वो है माइक्रो तरंगे, और जो सबसे लास्ट होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, वो होती है रेडियो तरंगे, ठीक है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। चूंकि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी जो आवृत्ति होगी वो सबसे कम होगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेडियो तरंगों की, ठीक है। सबसे ज्यादा होगी इसकी, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य। और पूछा जाए सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, तो गामा किरणों की होगी। इसकी क्या है आपकी? सबसे ज्यादा आवृत्ति। सबसे ज्यादा आवृत्ति है इसकी, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो ये तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया है। रेडियो तरंगों में 2 होती हैं, एक होती है लघु रेडियो तरंगे, यहां पर मैं लिखने जा रहा था लघु रेडियो तरंगे, और जो दूसरी है आपकी वो है दीर्घ रेडियो तरंगे। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि सबसे अधिक आवृत्ति किस तरंग की है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? गामा की। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? गामा। दूसरा प्रश्न है आपका कि संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी हम 2 लेंस को कंबाइन करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम 2 लेंस को कंबाइन करते हैं, तो दोनों लेंसों की क्या होती है, जो क्षमता होती है वो जुड़ जाती है। यानी जो P बराबर होता है वो P1 प्लस P2 हो जाता है। अगर इसी को हम लिखना चाहें तो यह हो जाएगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, क्योंकि जो पावर होता है, क्षमता जो होती है, वो फोकस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होती है। तो यहां पर पहला जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी आपको दी गई है? 12 सेंटीमीटर। ये लेंस आपका कैसा है? अवतल। चूंकि लेंस आपका अवतल है और आपको पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दूसरा लेंस आपको क्या दिया गया है? 18 सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस है आपका? उत्तल। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा बदल गया है। ये वाला लेंस जो आपको दिया गया है ये आपका उत्तल है, और ये वाला लेंस आपका क्या है? अवतल। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो हमें सूत्र पता है उस सूत्र में हम रख देंगे हूबहू। तो 1/F बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस में 1/-18। इसको आप हल कीजिए। 1/12 माइनस 1/18। 12 और 18 का लासा क्या हो जाएगा? 36। 12 तेईस 36, 18 दूना 36। तो यहां से आ जाएगा आपका 1/F बराबर 1/36, या फिर हम कह सकते हैं F बराबर 36 सेंटीमीटर। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन 36 सेंटीमीटर आ रहा है, सा वाला। तो सा वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? यह मैंने अपवर्तन वाले चैप्टर में बता भी रखा है। क्या है ये?
कि जब आपका प्रकाश जो है, 3 नंबर हम यहाँ पर प्रश्न कर देते हैं इसको, ठीक है। ये मान लीजिए कोई आपके पास ग्लास है, स्लैब है, और प्रकाश क्या कर रहा है, निर्वात से इसमें प्रवेश कर रहा है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और अपने मार्ग से विचलित क्यों होता है? क्योंकि उसकी चाल जो है वो बदल जाती है। निर्वात में उसकी चाल ज्यादा होती है और जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल कम हो जाती है। और जैसे ही उसकी चाल कम होती है, हमने आपको बता रखा है, चाल कम होती ही उसकी तीव्रता कम हो जाती है। और जैसे तीव्रता कम होती है, चाल से ही उसकी तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाती है, क्योंकि चाल और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आवृत्ति होती है, यानी कि जो प्रकाश के कण, जो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कंपन इस माध्यम में कर रहा था वही कंपन इस माध्यम में भी करेगा, यानी कि उसकी आवृत्ति जो होगी वो परिवर्तित नहीं होगी। 1 सेकंड में जो प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय वेक्टर हैं वो उतना ही कंपन निर्वात में भी करेंगे और उतना ही कंपन इस माध्यम में भी करेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक धातु के पृष्ठ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटान इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से आया है, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों को पता है, इसी में बता दिया जाए आपको। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रकाश आ रही है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो इसको ई मान लेंगे। और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी गतिज ऊर्जा है, इसको के मान लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि ई बराबर आपका क्या होता है? ई बराबर होता है आपका W प्लस के, जहां पर के कार्यफलन होता है, जो धातु के पृष्ठ तक इलेक्ट्रॉन को आने में कार्य करना पड़ता है, और के जो होता है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हम लिख कर देख लें, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश आ रहा है W, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अधिकतम गतिज ऊर्जा से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर W बराबर क्या आ जाएगा? 6 - 5 यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्यफलन का मान यहां से कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये भी आसान प्रश्न था। आप अंगा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये ठीक ठाक प्रश्न है और देखिए इसको, ये 5 नंबर प्रश्न है आपका और इस पर आप ध्यान दीजिए। 4 ऊर्जा स्तर है आपके पास, तो 4 ऊर्जा स्तर आप लोग बना लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। इनका आप नामकरण कर दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ऊर्जा स्तर हो गए हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इससे कितने स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी। तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले 4 से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है सीधे किस में आ रहा है? पहले वाले में आ रहा है, ठीक है। फिर 4 से उत्सर्जित हो रहा है और किस में आ रहा है? दूसरे वाले में आ रहा है। फिर 4 से उत्सर्जित हो रहा है और किस में आ रहा है? तीसरे वाले में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब 4 से उत्सर्जित होगा तो और किसी में नहीं आ पाएगा, तो हम आगे जाते हैं। फिर क्या करते हैं, यहां पर हम फिर कर रहे हैं कि 3 से उत्सर्जित करवा रहे हैं। तो अगर 3 से उत्सर्जित होगा तो कहां पर आएगा? पहले में आएगा। और फिर 3 से उत्सर्जित होगा तो किस में आएगा? दूसरे में आएगा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं 4 हो गया, 3 हो गया, अब 2 में देख रहे हैं। अगर 2 से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो कहां पर आ पाएगा? केवल पहले स्टेज में, ठीक है। और उसके बाद सबसे ग्राउंड स्टेज 1 तो आ ही जाएगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन नीचे जा नहीं सकता है, तो हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी इससे स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनी। 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका सही? 6 रेखाएं बनती हैं, ठीक है। 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं इससे बन पाएंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये सभी लोगों को पता होगा कि सूर्य में जो अपार ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। होता क्या है उसमें? हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? हीलियम, ठीक है, 2He4। और फिर हीलियम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? फिर से हीलियम बनाते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं।
तो अगर आपसे कोई पूछेगा सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। ये 6 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिनके उत्तर आपको दिए गए हैं। ऐसे ही वीडियो आपको और दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।